नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव शुरू हो चुके हैं। मतदान सुबह से चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जहां मतदान की गति धीमी है, वहीं झारखंड में मतदान तो अच्छे से हो रहा है। लेकिन कल्पना सोरेन, उनकी शिकायत ये है कि चुनाव आयोग को अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाइन लंबी होती जा रही है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीरे हो रही है। चुनाव के दौरान ये सारी बातें जो हो रही हैं, इनसे अब बीजेपी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में आप जानते हैं बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि कैसे महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्य बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये दोनों राज्य अदानी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और जब अदानी की बात निकली है तो बीजेपी पर एक गंभीर आरोप कल लगा। विनोद तावड़े, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि महाराष्ट्र में एक होटल में कई करोड़ रुपए पैसे के मतलब उनके साथ पकड़ाए पैसे के साथ। लेकिन विनोद तावड़े का ये कहना है कि वो मूर्ख नहीं है जो कि इस तरह से पैसे लेकर घूमेंगे। उनका ये कहना है कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन पर एफआईआर तो दर्ज हुई है इस मामले में कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। लेकिन बीजेपी का जो पूरा एक खेल था वो इस घटना से सामने आ गया, क्योंकि न केवल विनोद तावड़े बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के नेता जयंत साठे, उनके साथ भी 2 करोड़ रुपए कम से कम बरामद हुए एक होटल से, ये बताया जा रहा है नासिक में एक होटल से। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, इनसे बीजेपी कल से बहुत परेशान थी और अपनी परेशानी कम करने के लिए अब उसने सुप्रिया सुले और नाना पटोले के एक कथित ऑडियो की क्लिप जारी की और ये बताया कि ये लोग अवैध तरीके से बिटकॉइन के लेन देन और उसमें नकदी लेने की बात कर रहे थे। और इस क्लिप को लेकर अब बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले यानी महागठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की, तो फिर उसमें भी बुरी तरह फंस गई, क्योंकि सुप्रिया सुले ने पलटकर मानहानि का दावा कर दिया है और ये दावा किया है सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता पर। तो कुल मिलाकर बीजेपी की इस समय तकलीफें, उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने ये सोच रखा होगा कि उसके लिए बड़ा आसान रहेगा झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जीतना, लेकिन जो हालात हैं वो ठीक इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न केवल झारखंड महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए हालत खराब हो रही है। यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा जैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने यहाँ भी बहुत कोशिश की और दावा ये किया गया कि हम यहाँ अयोध्या का बदला ले लेंगे इन उपचुनावों में, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज सपा ने एक बड़ा आरोप ये लगाया कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो बुर्का पहनी हुई महिलाएं हैं, उनका चेहरा देखा जा रहा है या पुलिस अधिकारी उनके जो आईडी कार्ड है उनको चेक कर रहे हैं। इस पर सपा ने आपत्ति जतलाई, चुनाव आयोग से मांग की कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और चुनाव आयोग ने अब इस पर कार्रवाई भी कर दी है। ये सपा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी जीत है, लेकिन वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी हार है। हम ये कह सकते हैं कि चुनाव शुरू हुए हैं, मतदान शुरू हुआ है और उसके पहले ही बीजेपी के लिए हार के कारण जो है वो बनने भी तैयार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर दिख रहा है कि आज हो रही वोटिंग में बीजेपी के होश जो है वो उड़ते नजर आ रहे हैं। और इधर आज अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें जो कुछ कहा, उसके बाद जो बीजेपी की बची कुची साख है, जो कुछ उसकी ताकत है, उस पर भी करारी चोट पड़ी है अखिलेश यादव की तरफ से। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से बोर्ड पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट हैं अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीसामऊ की, और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की। ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है।
भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। तो अखिलेश यादव सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो बेईमानी करने का दबाव बना रही है, और ये दबाव जो है भाजपा का हम झारखंड में भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, और यूपी में तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्होंने इसके खिलाफ अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दिया। और आपको मैं बताऊं कि अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी ने अपना जो उसका आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल है उस पर उसने यूपी उपचुनाव के दौरान जो कुछ समुदाय विशेष के लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा था, ऐसी तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए, इसको टैग करते हुए उसने बाकायदा शिकायत की और ये कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ही ये गड़बड़ करा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ये चुनाव तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर ऐसे अधिकारी इन सबूतों के आधार पर दोषी साबित होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वाले अधिकारी की नौकरी, सैलरी, पेंशन, पीएफ और इज्जत भी जाएगी। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने बता दिया कि अगर इस बार बेईमानी होगी तो फिर उसका परिणाम न केवल बीजेपी को बल्कि उन अधिकारियों को भी भुगतना पड़ेगा जो किसी भी तरह से दबाव में आ रहे हैं बीजेपी के, या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बहरहाल इसकी नौबत आती इससे पहले ही अब अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी ने जो अपनी शिकायत दर्ज की, इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उन अधिकारियों पर, 2 पुलिस अधिकारी हैं, एसआई हैं, उनके ऊपर उनको निलंबित किया है, क्योंकि उन लोगों ने, जो लोग वोट डालने जा रहे थे, उनके पहचान पत्र की जांच की। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्होंने काम किया, जाहिर है बीजेपी के लिए किया, बीजेपी के कहने पर किया। तो अब चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी पड़ी, और चुनाव आयोग की ये कार्रवाई बता रही है कि ये कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और वोटिंग के दौरान बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो किस तरह आज की वोटिंग से उड़ गए हैं बीजेपी के होश, और किस तरह बीजेपी आ चुकी है दबाव में, वो बीजेपी जो पूरे तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है और पूरे तंत्र को अपनी उंगलियों पर नचाती है, वो बीजेपी किस तरह दबाव में आई है, कैसे उसके होश उड़ गए हैं, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज जो वोटिंग हो रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गति है वो धीमी है, मतलब यहाँ दोपहर 1 बजे तक 32.18%, 32.18% वोटिंग है, और झारखंड में यही दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है कि 47.92, यानी 47.92% की वोटिंग हो रही है। तो झारखंड में तो ये ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ये गति धीमी है। और उधर हम उपचुनाव भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड, यहाँ की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, और जिसमें यूपी को लेकर जो एक हंगामा सामने आया। और अखिलेश यादव ने अभी जो कहा कि बीजेपी अब खोट से वोट लेना चाहती है, अभी तक तो नोट का खेल हमने देखा महाराष्ट्र में, अब यहाँ खोट की बात बोल दी है। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से कार्रवाई की है, मतलब अब बहुत आश्चर्य लग रहा है कि कुछ घंटों के भीतर चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसके मायने आप निकालते हैं? इसके मायने सीधे सीधे समिता जी यही है कि चुनाव आयोग समझ गया है कि वो जिस तरीके से बीजेपी के दबाव में काम कर रहा था, बीजेपी के लिए काम कर रहा था, जो कि विपक्ष का आरोप है, वो अब चलने वाला नहीं है, और ये बात जनता में अच्छी तरीके से पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव ने जो सुबह ट्वीट किया था उसमें भी, उस ट्वीट में भी उन्होंने लिखा था कि ये बात सब जगह पहुंच चुकी है कि पुलिस प्रशासन के ज़रिए किस तरीके से चुनाव को लूटने की कोशिश हो रही है, और ये सारे में फैल चुकी है। और चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेगा, और जिन मतदाताओं को रोका जा रहा है उन मतदाताओं को फिर से वोट डालने दिया जाएगा। अभी खबर ये आ रही है समिता जी कि जो दरोगा लोग सब जाँच रहे थे आधार कार्ड और क्या क्या सब, उनमें से 4 दरोगा जो हैं
हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं उन वीडियोस के आधार पे। यानी ये कार्रवाई बढ़ सकती है और ये संदेश अब चला गया है कि जो दरोगा पुलिस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उसके बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, वो अब सस्पेंड भी होंगे और उनके पे मुकदमे भी कायम हो सकते हैं, चूँकि ये चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का काम है। आप भले ही शासकीय अधिकारी हैं, लेकिन अगर आप शासकीय पद पर रहते हुए और चुनाव में अगर आप बाधा डाल रहे हैं तो आप पे मुकदमा कायम हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो उन पुलिसकर्मियों पे भी हो सकती है जो बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। यानी समिता जी, एक बात साफ समझ में आ गई कि चुनाव आयोग ये समझ गया है कि अब उसके खिलाफ देश भर में माहौल बन रहा है। चूंकि ये आरोप खुलेआम लग रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए ही चुनाव जीतना चाहती है, तो इसीलिए समझा सकता है चुनाव आयोग जो अब सक्रिय दिखाई पड़ रहा है, आखिर पहले सक्रिय दिखाई क्यों नहीं पड़ा। विनोद तावड़े पर भी जिस तरीके से तुरंत एफआईआर हुई, उसका भी नतीजा यही समझा जाता है कि वो एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि ये समझ में आ गया है कि जनता अब सड़कों पर निकल आएगी चुनाव आयोग के खिलाफ, तो इसलिए जो है अभी इस तरीके की कार्रवाई अब देखने को मिल रही है समिता जी। और विनोद तावड़े का आपने जिक्र किया, आज उनका एक ये बयान सामने आया है कि मैं मूर्ख नहीं हूं जो इस तरह से पैसे बांटूंगा। मतलब अगर वो ये बता रहे हैं कि मतलब ये मूर्खता अगर इसको बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो होशियारी जो है वो भी जानते हैं कि किस तरह से ऐसी होशियारी की जाती है, किस तरह से चुनाव में पैसे जो हैं वो बांटे जाते हैं। और जब विनोद तावड़े पर कल ये जो आरोप लगा, उसके बाद से बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना बचाव किस तरह से करे। हालांकि कुछ नेता हैं जो सामने आकर उनका बचाव कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं था, और लेकिन तथ्य तो ये है कि पैसे पकड़ाए हैं। और इस बारे में संजय राउत ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने बीजेपी को एक तरीके से सावधान भी किया है कि आपके घर में कोई भेदी है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, एक बार उसको सुनते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी ने अपना बचाव करने के लिए जिस तरह से सुप्रिया सुले को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो कैसे फंस गई है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। संजय राउत का अगर वो बयान हमारे पास है तो एक बार हम उसको सुना दें। करोड़ों का व्यवहार कर नाला सुपारा में हो गया, उस रूम में 5 करोड़ थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड और टीवी और कैमरा दिखा रहे। 5 करोड़ रूम में थे और पूरे होटल में 15 करोड़ थे। कहाँ गया पैसा? 9 लाख दिखाया। और जो एफआईआर लॉस हुआ है वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, वो आचार संहिता का भंग क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, ये किया, फालतू चीज के ऊपर ही किया है। तो ठीक है, देख लेंगे आप, आज चुनाव होने दो। एक दिन पहले नासिक में एकनाथ शिंदे का पैसा पकड़ा गया, करोड़ों रुपए, नासिक के एक 5 स्टार होटल में। और तुरंत उसके बाद वो फोकस वहां जो गया वो हटाने के लिए यहाँ पैसा। देखो, ये भाजपा पहले पैसे बांटने में, जमा करने में माहिर लोग हैं, होशियार लोग हैं। हाँ, पूरी यंत्रणा उनकी है, प्रशासन उनका है, फिर भी पकड़े गए। उसका मतलब है दाल में कुछ काला है, घर में कोई भेदी है, उसने सब कुछ किया है। क्योंकि और पैसा है ना डिक्की में, जो गाड़ियां उनके साथ घूम रहा है उसमें हर गाड़ी में पैसे की बैग है, पूरा खोके और कंटेनर घूम रहे हैं उनके पीछे। अरे छोड़ दीजिए, ये फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर उनका गेम बजाया है। चलो, ऐसा लग रहा है कि संजय राउत ने अजित पवार के बारे में ये कहा है कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उनका मिलकर गेम बजाया है। खैर, अजित पवार का क्या होता है इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने एक जो बड़ी बात कह दी है बीजेपी के लिए कि सारा तंत्र आपका, सारे लोग आपके, पैसा आपका, लेकिन फिर भी पकड़ा जा रहा है। मतलब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि बीजेपी के भीतर ही कोई है जो उसके खिलाफ काम कर रहा है। क्या ये चीज भी अब बीजेपी के खिलाफ जाएगी अमलेंदु जी? देखिए, बिल्कुल जा रही है समिता जी। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी तावड़े का काम लगा दिया, और ये इसलिए चल रहा है कि विनोद तावड़े भी मुख्यमंत्री पद के बीजेपी में दावेदार समझे जा रहे थे, तो पहले ही उनको निपटा दिया है ताकि अगर कल को कोई संभावना बने तो फिर देवेंद्र फडणवीस का आए। अब एकनाथ शिंदे जो इशारा कर रहे हैं संजय राउत, ये इशारा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर ओबीसी विनोद तावड़े का काम लगा दिया है। और ये इसकी पुष्टि एक तरीके से इस तरीके से भी हो सकती है समिता जी, चूँकि उनको जो पकड़ा है वो बहुजन विकास अघाड़ी जो है या वंचित अघाड़ी जो भी है, बीवी है, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके नेताओं ने पकड़ा है विनोद तावड़े को उस होटल में।
और बीवीए के नेता जो प्रकाश अंबेडकर हैं, उनसे थोड़े दिनों पहले मुलाकात हुई थी एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि उनकी मुलाकात जो प्रकाश अंबेडकर से हुई है वो एक शिष्टाचार भेंट है, चूँकि प्रकाश अंबेडकर की एंजियोप्लास्टी हुई थी, वो उससे मिलने गए हैं। तो संजय राउत जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी सरकार है और आपका वहाँ पकड़ा जा रहा है और इस तरीके से विनोद तावड़े पकड़े जा रहे हैं, तो ये उसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर विनोद तावड़े का काम लगा दिया है। तो ये तो रही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो विनोद तावड़े के खिलाफ जो हुई है, लेकिन ये पकड़ा जाना जो है ये बीजेपी के खिलाफ भी किस तरीके से काम हो गया है, ये समझ में बीजेपी को देर से आया है। चूँकि अब ये मुद्दा बन चुका है महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पैसा बांट के चुनाव को कब्जाना चाहती है। हालांकि मत प्रतिशत महाराष्ट्र में कम है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में मत प्रतिशत इसी तरीके से कम हुआ था, उसका सीधा सीधा फायदा महाविकास आघाड़ी को मिला था। तो आज भी जिस तरीके से मत प्रतिशत कम हुआ है, तो ये इसका फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो मतदाता हैं उनमें एक निराशा घर कर गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अनैतिक कार्य करके चुनाव जीतना चाहती है। ये बात जो बीजेपी का मतदाता है उसके अंदर भी घर कर गई है समिता जी, और ये महाराष्ट्र में तो ज़बरदस्त तरीके से ये एक संदेश चला गया है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने खेला उसके नियम, उसके कायदे जो हैं वो अब बीजेपी को ही परास्त करने पर लग गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जिस षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी में वाकई एक खेल हो गया और उसमें एक नेता ने दूसरे नेता को निपटा दिया, ये दिख रहा है। क्योंकि संजय राउत का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जब सारा कुछ आप ही का है, तंत्र भी आप ही का है, लोग भी आप ही के हैं और पैसा भी आपको मिला और आप ही की सरकार भी है, तो फिर आखिर किस तरह से आसानी से कोई व्यक्ति जो है, यानी महासचिव स्तर का कोई व्यक्ति जो है वो पकड़ा जाता है और उसका पूरा वीडियो बनता है और वीडियो जारी होता है और उसको दिखाया जाता है कि वो किस तरह से असहाय महसूस कर रहा है। ये सारी चीजें विनोद तावड़े की जो है कल हमने वीडियो में दिखाया था, और जो हंगामा मच रहा था उसमें जो चोर बोला जा रहा था, जाहिर है फ्रंट पे थे विनोद तावड़े। और जैसा हमने पहले भी कहा कि जो शतरंज का खेल जिसमें प्यादे को आगे कर दिया जाता है और उसको फिर बोर्ड से बाहर कर दिया जाता है, तो इस समय क्या देवेंद्र फडणवीस ने विनोद तावड़े के साथ ऐसा ही कोई खेल कर दिया? क्या ये साजिश है? ये इस बारे में अब महाराष्ट्र चुनाव के बीच में चर्चा चल रही है। एक खबर और भी आई, हालांकि मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के एक प्रत्याशी जो थे, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, वो उन्होंने एन मौके पर अपना ये जो वापस ले लिया और वो शिंदे गुट में शामिल हो गए, ऐसी खबर आई। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से पर्दे के पीछे सारे खेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने चर्चा की विनोद तावड़े की, और बीजेपी ने अपने आप को बचाने के लिए आज एक वीडियो ऑडियो क्लिप जारी की जिसमें बताया जा रहा है कि आवाज है सुप्रिया सुले की और नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के, उनकी। और ये जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल, इन्होंने कल ये आरोप लगाया कि ये जो दोनों नेता हैं सुप्रिया सुले और नाना पटोले, वो क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल हैं और इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए इस अवैध इसका लेन देन किया। ये सारी बातें उन्होंने आरोप लगाया और वो ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में वो 2024 जो लोकसभा चुनाव थे तब भी ये हेराफेरी हुई थी और अभी भी हो रही है। अब अमलेंदु जी, क्या ये बीजेपी के लिए एक और आत्मघाती कदम साबित हो सकता है? क्योंकि अब सवाल उठेंगे कि जब ऐसी कोई घोटाले की जानकारी थी, पहली बात तो ये कि अगर जानकारी थी कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था, तो आपने तब इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? जब कल आपका एक नेता जो है पैसे के साथ पकड़ाता है, तब आप इस घोटाले को लेकर आते हैं। अजित पवार ये बोलते हैं कि वो मेरी बहन है तो मैं उसकी आवाज अच्छे से पहचानता हूँ और नाना पटोले से भी उनकी बातचीत होती, तो ये ठीक है। लेकिन सुप्रिया सुले ने तो सीधे सीधे मानहानि का केस ठोक दिया और ये भी कह दिया कि ये जो 5 सवाल आपने पूछे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप अपने पसंद का मंच भी बताइए, दिन भी बताइए, जगह भी बताइए और आप बता दीजिए माध्यम क्या होगा और मैं आपसे उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और अजित पवार के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो अजित पवार हैं, जो चाहे कह सकते हैं, रामकृष्ण हरि। उन्होंने तो इस तरीके से अजित पवार को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। क्या अमलेंदु जी, ये जो बीजेपी ने सुप्रिया सुले पर उंगली उठाने की कोशिश की, क्या इसका भी नुकसान अजित पवार को बारामती में हो सकता है? क्योंकि आज उन्होंने ये कहा कि बारामती में मेरे लिए फाइट टफ है क्योंकि परिवार के लोगों के खिलाफ लड़ना जो है वो कठिन हो जाता है। ये सारी घटनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पर अजित पवार के लिए बारामती बहुत कठिन है और चूंकि बारामती में उनके भतीजे से ही उनका मुकाबला है
और शरद पवार जो हैं भतीजे के साथ में हैं, तो अजीत पवार के लिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कठिन है और अजीत पवार ने इसको एक तरीके से कहा जाए वो स्वीकार भी कर लिया है कि वो हार रहे हैं। ये तो अजीत पवार की बात होगी सुमित्रा जी। लेकिन जो सुप्रिया सुले पर आरोप लगाए सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें सुधांशु त्रिवेदी तो फंसे ही हैं सुमित्रा जी, लेकिन एक खबर अब ये आ रही है कि ईडी जो है उस विनोद मेहता के यहाँ तो पहुँच गई है, जिसने गौरव मेहता उसके यहाँ तो पहुँच गई है कि जिसने ये आरोप था कि उसने उस आईपीएस अफसर जो है जो सस्पेंड है उसको पहुँच की थी और उसको सौंपा था। लेकिन विनोद तावड़े के यहाँ ईडी अभी तक नहीं पहुँची है, ना राजन नायक के यहाँ पहुँची है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मतलब जिनसे पैसा बरामद हुआ, लोगों ने उन्हें पकड़ा, उनके यहाँ ईडी नहीं पहुँची, लेकिन उस विनोद मेहता के यहाँ ईडी पहुँच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईडी अभी भी सक्रिय है, यानी चुनाव चलते समय वोटिंग के बीच में ईडी सक्रिय हो गई है, ये अच्छे तौर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन ये मसला भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया है, ये भी अच्छे तरीके से समिता जी समझ आता है, क्योंकि सुप्रिया सुले ने इस पर एफआईआर भी दर्ज कराई है साइबर क्राइम थाने में और सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। दोनों तरीके से बीजेपी फंसती नजर आती है, यानी विनोद तावड़े के प्रकरण से निकलने के लिए बीजेपी ने जो जाल बुना था उस जाल में बीजेपी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। और ये फर्जी जो वाड़ा है ये भी बीजेपी की मदद नहीं कर पा रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ रही है सुमित्रा जी। और इधर सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस अधिकारी जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के आरोप में, जो कि वीडियो समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए थे सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का ये जो कड़ा रुख लेने का जो स्टैंड था वो बिल्कुल अब कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग जो है वो सपा की शिकायतों को उस तरह से इग्नोर नहीं कर पा रहा है जैसा कि अब तक वो करता आ रहा था, या हवा में उनकी शिकायतों को वो नहीं उड़ा पाया। ये एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की हम मान सकते हैं। और यहीं पर हम ये भी मान सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए पर, वो बीजेपी पर और वो चुनाव आयोग पर भी अब भारी इस तरह से पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी का ही हिस्सा बनकर काम कर रहा था। अभी तक बहुत सारे प्रकरण इस तरह से हुए, लेकिन और कल का भी विनोद तावड़े वाला प्रकरण भी हमारे सामने, जिसमें एफआईआर भी दर्ज होती है, जिसके बारे में संजय राउत ने भी कहा कि वो आचार संहिता के उल्लंघन के उस पर दर्ज होती है, उसमें पैसे के लेन देन वाली कोई बात नहीं होती। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। ईडी अब किस तरह से काम करेगी ये भी देखने वाली बात है। क्या ईडी को भी अब अखिलेश यादव जैसे किसी नेता की जरूरत है जो ये बताए कि अगर आप दोषी पाए गए तो फिर आपका पेंशन, सैलरी और पीएफ वगैरह तो सब छोड़िए, आपकी इज्जत भी जाएगी। ये जो सीधे सीधे बात अखिलेश यादव ने बोल दी है, ये जो है बड़ी मार्के की बात है। और ये अब तमाम अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि बहुत लंबा बीजेपी का खेल चलने नहीं वाला है। हालांकि चुनाव आयोग पर अभी भी बहुत सारे आरोप जो है वो लग रहे हैं। नागपुर सेंट्रल में किस तरीके से वो मतलब बीजेपी का एक नेता सीधे सीधे बूथ के भीतर ही प्रचार करने पहुंच गया था, और इसको लेकर अब बीवी श्रीनिवास, कांग्रेस नेता, पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट, देखिए यहाँ पर वो लिखते हैं कि शेम अलर्ट, आरएसएस हेडक्वार्टर वाले विधानसभा नागपुर सेंट्रल में मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के संरक्षण में बीजेपी प्रत्याशी का खुलेआम प्रचार हो रहा है, और कितना नीचे गिरोगे ईसीआई मतलब वो चुनाव आयोग के लिए लिख रहे हैं। ये श्रीनिवास बीवी साफ साफ शेम अलर्ट लिख रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप, क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संस्था को अगर आप शेम कह रहे हैं अमलेंदु जी, क्या इसके मायने निकाले जाए? क्योंकि इधर हम देख रहे थे कि नागपुर में ये हो रहा है, कुछ और भी जगहों से शिकायतें आई, जैसे यहाँ पर शिरडी में कुछ फर्जी मतदान हुए। बताया जा रहा है कि वहां पर विखे पाटिल कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मतदान करवाया जा रहा है, यानी उनको वोटर बना दिया गया। उनका नाम नहीं है लेकिन उनको वोटर बना दिया गया। फिर बीड के पर्ली में सीसीटीवी कैमरा बंद करके फर्जी मतदान चल रहा था, उसका वीडियो सामने आया है। और जब एमपीए प्रत्याशी वहां पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। अब ऐसे में अखिलेश यादव जो ये लिखा है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। क्या वाकई चुनाव आयोग जागरूक है, या उसके वाकई इंद्रियां जो है यानी आंख, कान, नाक सब कुछ बंद है? अमलेंदु जी देखिए समिता जी, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग की सारी इंद्रियां बंद हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं। शायद उनको लकवा लग गया है उस चुनाव आयोग की इंद्रियों को।
या क्या है ये समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा असर हुआ है, चोट जो पड़ी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और फिर तमाम विपक्ष हमलावर हुआ, चुनाव आयोग को सीधे सीधे जिस तरीके से उसको बेशर्म और निर्लज्ज जाने क्या क्या सब जो है उपमाओं से सुशोभित किया जा रहा है चुनाव आयोग को, तो उसके बाद थोड़ा सा जो है वो देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर निश्चित तौर पे सवाल बने हुए हैं और चुनाव आयोग जो है उसकी एक तरीके से कहा जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र में भयंकर साजिश जो है वो सामने आ रही है और जो वोटिंग जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रही है, इससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीधे सीधे आरोप चुनाव आयोग पर हैं और चुनाव आयोग को जिस तरीके से बेशर्म कहा, एक तरीके से कहा जाए श्रीनिवास बीवी ने, और तमाम लोग भी चुनाव आयोग को बेशर्म कह रहे हैं, तो अब इसके बाद भी क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो उनको थोड़ी शर्म आएगी और वो भद्दी शायरी और गंदी शायरी सुनाने के बजाय अपने काम पर ध्यान देंगे। संविधान की शपथ उन्होंने ली है और जो उनका संवैधानिक दायित्व है उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो संविधान के प्रति अपनी शपथ को पूरा करते हुए नजर आते हैं कि नहीं, और चुनाव आयोग एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान करा पाता है कि नहीं करा पाता है, या इसी तरीके से पैसा बंटता रहेगा, पुलिस जो है वो मतदाताओं को रोकती रहेगी, इस तरह के सारे काम चलते रहेंगे। ये शाम तक और स्पष्ट हो जाएगा समित्रा जी। जी, शाम तक पता चलेगा कि आखिर चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों को कितने % निभाया, क्योंकि अभी तो चुनाव वोटिंग के परसेंटेज सामने आ रहे हैं, लेकिन असल में देखने वाली बात यह है कि लोकतंत्र को लेकर चुनाव आयोग कितना गंभीर है। ठीक है कि यूपी में उसने कार्रवाई की, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तब खबर थी 2, फिर उसके बाद 4 अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर उनको निलंबित करने की बात है, और अब आप बता रहे हैं कि 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यह है कि अभी आपने सस्पेंड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन अधिकारियों में इतनी हिम्मत कहां से आई, या वो किसके इशारे पर ये सारे काम कर रहे थे? उन अधिकारियों के राजनीतिक हित कहीं जुड़ रहे थे क्या, या उनको किसी और तरह का लाभ पहुंचाया जा रहा था, या उनको कोई दबाव में लाकर अपने मतलब का काम करवा रहा था? जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्या उनके नाम कभी सामने आएंगे, क्या उनके चेहरे कभी सामने आएंगे? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि 7 लोगों को आपने निलंबित कर दिया और वो निलंबन कब खत्म होगा और उसके बाद क्या होगा, इसकी खबर तो शायद ही कभी आए। लेकिन जो इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है और 7 अधिकारियों को निलंबित करना भी क्या कोई एक फेस सेविंग वाली बात है कि 4-5 लोगों को तो आपने दिखा दिया कि देखो कार्रवाई हुई, लेकिन जो बड़े खेल है वो पर्दे के पीछे चलते रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। कल्पना सोरेन, जिन्होंने झारखंड में 10:30 बजे सुबह की वो बात है जब उन्होंने कहा था कि मतदान बहुत, उसकी जो लाइन जो है वो मतदाता तैयार है, लाइन लंबी है लेकिन प्रक्रिया स्लो चल रही है, इस पर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे। क्या कुछ कहा था कल्पना सोरेन ने, सुनते हैं इसको। आप घूम रहे हैं सारे पोलिंग बूथ पर, इस तरह जो भीड़ दिख रही है, और दूसरे झारखंड के दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे जो मतदान हो रही है उसको क्या है? देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं और देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो चल रहा है, और हम लोगों ने उनसे यही आग्रह किया है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि जैसे दिन और चढ़ता जाएगा तो ये लंबी कतार और लंबी हो जाएगी। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि थोड़ा सा आप लोग जरा तेजी लेकर के आइए, क्योंकि अभी सिर्फ 10:30 हुआ है और अभी समय बहुत बचा है। अगर इसी धीरे रफ्तार में होगा तो दिक्कत हो जाएगा और लोगों को बहुत तकलीफ होगी। जो विधानसभा क्षेत्र है उनके जिस तरह से मतदान हो रही है, हाँ जी, क्या कहना है? अभी तक तो मैंने देखा नहीं, मैं तो अभी अपने गांडे में यहीं पे निकली हूँ, तो अभी वहाँ का मैंने कुछ खबर ऐसे लिया नहीं है। बस मैं यही चाहूंगी कि स्पीड बढ़ाइएगा, और क्योंकि समय का आप समझ सकते हैं कि इन्होंने तो गांव के क्षेत्र को भी 1 घंटा पहले बंद करने के लिए कहा है। अभी तो हम लोग रोड में खड़े हैं, शहर में है, तो यहाँ 5 बजे तक है, तो स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो लोग सुबह से आए हैं और आकर के अपने मत का प्रयोग करना चाह रहे हैं, और ये कतार को जल्दी जल्दी खत्म करना। अभी सिर्फ 10:30 ही हुए हैं। अभी वोटर्स का देखा जा रहा है लंबा लाइन, महिला हो, बड़े बुजुर्ग हो, युवा साथी हो, सब लोग अपने मतों का प्रयोग करें, और सभी से यही आग्रह रहेगा कि अपने अधिकार को जो 5 वर्ष में अभी आप लोगों को मिला है, इसका बहुमत से प्रयोग करिए और अपने हाथ में स्याही का निशान जरूर लाइए। कल्पना सोरेन ने साफ साफ ये कहा, अब सुबह 10:30 बजे की बात थी, इस समय 2:30 बज रहा है, तो अभी मतदान के एग्जैक्ट प्रतिशत जो है वो अभी हमको मिले नहीं है, लेकिन 1 बजे तक झारखंड में 47.92% मतदान हुआ था। लेकिन जिस और उन्होंने इशारा किया कल्पना सोरेन ने कि गांव में तो 1 घंटे पहले ही, यानी अब मेरा ख्याल है 4 बजे तक अगर वोटिंग का वक्त है और ठंड का समय है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, यानी कि अब शाम तक लोग और कम हो जाएंगे। अमनेंदु जी, यहाँ जो जिस तरह से स्लो वोटिंग की बात जो की है, क्या चुनाव आयोग को इस पर कोई तैयारी पहले से नहीं कर लेनी चाहिए थी, या अगर
गांव को मतलब 1 घंटा पहले ठीक है, आपने उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और भी दूसरी समस्याएं होती हैं जिस वजह से आप 1 घंटा पहले उसको करते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन क्या इसके कोई और प्रावधान उनको नहीं रखने चाहिए थे? अगर मतदाता तैयार है, जैसा दिख रहा है कि उत्साह है, लोग आए हैं चुनाव में वोट डालने, लेकिन अगर आप उनको इतने देर वेट कराएंगे तो क्या ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में जबरदस्ती लोगों को तंग करने वाली बात तो नहीं थी ये? बिल्कुल समिता जी, इसको इसी तरीके से देखा जा सकता है कि मतदाताओं को परेशान करके, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि मतदाताओं को परेशान किया जाए, पहले 4 बार उनको डंडा फटकार के पुलिस भगा दे, उसके बाद फिर कहा जाए कि जाओ जाके वोट डाल लो, फिर जो 4 बार जो डंडा खाकर और गाली खाकर पुलिस की आ गया है वो क्या वोट डालने जाएगा समिता जी? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ मतदान धीमे कराकर की जा रही हैं। हम लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ था समिता जी, कई वीडियोज़ इस तरीके से आए थे और एक जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे ग्वालियर के, वो तो डीएम से रात को 9:30 बजे उलझते हुए नजर आए थे और कह रहे थे कि आप इसकी जानबूझकर वोटिंग धीमी करा रहे हैं, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस का मतदाता है। और ये देखने में आया कि वो फिर चंद वोटों से वो हार भी गए। तो यानी इस तरीके से प्रशासन की ये रणनीति होती है और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के जरिए इस तरीके से चुनाव जीतती है। ये उसके चाल चरित्र चेहरा असली सामने आता जा रहा है और यही आरोप विपक्ष लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और प्रशासनिक मशीनरी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, इसी तरीके से चुनाव जीतती है। अब मसला समिता जी केवल ईवीएम मशीनों का नहीं है। ईवीएम मशीनें में तो जो होता होगा वो होता ही होगा, वो होता है कि नहीं होता हम इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन आरोप लगते हैं ईवीएम मशीनों को लेकर। लेकिन ईवीएम मशीनों के साथ साथ किस तरीके से चुनाव आयोग और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और जीतना चाहती है, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। जी बिल्कुल, जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया कि चुनाव आयोग जो है उसकी इंद्रियां जो है वो काम नहीं कर रही हैं, बीजेपी खोट से वोट लेना चाह रही है और इस काम में चुनाव आयोग अगर उसका साथ दे रहा है, क्योंकि अभी ये केवल अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, झारखंड में भी यही चीज देखी जा रही है, महाराष्ट्र में भी यही चीज देखी जा रही है। और इसके बाद भी अगर निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा चुनाव आयोग करता है या बाद में जब चुनाव हो जाएंगे और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि हमने कितने अच्छे से चुनाव संपन्न कराया, तो फिर उस पर ना हंसा जा सकता है ना रोया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार तो चुनाव आयोग के जिम्मे ही है सारी चीजें। अभी लोकतंत्र के रक्षक जो है फिलहाल तो वही है, लेकिन जब रक्षक ही इस तरीके से खेल करने लगे तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र का क्या हश्र होगा। हालांकि आज सुबह से हमने देखा कि जाहिर है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं ने तो अपनी ओर से, हेमंत सोरेन, सबने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। मोदी जी बाहर विदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से भी उन्होंने अपील तो कर ही दी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दांव पर तो शायद उन्हीं की इज्जत लगी हुई है। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक बार बीजेपी भुगत चुकी है कि क्या किस तरह से उसने खेल किया और उसका परिणाम क्या निकला। लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रही हूँ। अब अमलेंदु जी, इधर अजित पवार आज जब वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा बारामती में, क्योंकि अपने परिवार के खिलाफ लड़ना जो है वो कठिन होता है। सुप्रिया सुले बोल चुकी हैं कि अजित पवार तो है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उधर शरद पवार ने भी आज वो कह दिया कि भाई मैंने उनको 4 बार उप मुख्यमंत्री बनवाया, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, यानी वो कौन सी मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। जो हमने देखा कि सुप्रिया सुले पर जब आरोप लगे तो वो तो ठीक है, खुद लड़ ही रही हैं, लेकिन क्या इसका मैसेज भी गलत, जैसे शरद पवार के खिलाफ बीजेपी ने भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया था, तो पूरा एनसीपी जो था और महाराष्ट्र के लोगों में बड़े पैमाने पर इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई। अब सुप्रिया सुले के लिए भी क्या वैसा ही माहौल बन सकता है? और आज बीजेपी ने जब ये खेल कर दिया है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम होते जा रहे हैं। 2 घटनाएं ऐसी हो गई जिनसे बीजेपी का जो ये चेहरा जो है कि वो कैसे लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रही है, वो चीज सामने आ गई। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धारावी का जो मुद्दा है, ये तमाम चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या बीजेपी के होश इस बार पूरी तरह से उड़ने वाले हैं महाराष्ट्र में? बिल्कुल समिता जी, उड़ चुके हैं। और कल रात में जो भारतीय जनता पार्टी को जो एक तरीके से कहा जाए, जो सुप्रिया सुले का आरोप है कि षड्यंत्र रचने की आवश्यकता पड़ गई, इससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के गले में महाराष्ट्र फंस चुका है बुरी तरीके से। वरना फिर इस तरीके का फर्जी ऑडियो क्लिप लेकर जो है वो जारी करने की कोई आवश्यकता थी नहीं किसी भी तरीके की। और सुप्रिया सुले, अब एक तरीके से कहा जाए, जो कहावत है कोड़ में खाज, वो पूरी जो थी वो कर दी अजित पवार ने, कह के कि हाँ मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ सुप्रिया सुले की।
यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े को बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए जो दांव चला था वो बीजेपी को उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जनता में इसके प्रति एक साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। जो भाजपा का समर्थक मतदाता है उसको भी लग रहा है कि भाई चुनाव लड़िए आप, ठीक है चुनाव की तरीके से लड़िए और आप पैसा भी बांट रहे हैं, ऊपर से एक फर्जी आप ऑडियो भी जारी कर रहे हैं ध्यान बटाने के लिए। तो यानी आपका असली चाल चरित्र चेहरा है जो वो साफ नजर आ रहा है। दूसरा समिता जी एक संदेश ये भी जा रहा है कि जो भाजपा का मतदाता है वो कह रहा है कि भाई जो वोट नहीं देता उसके लिए तो आप पैसा बांट रहे हैं, 5 करोड़ रुपया लेके विनोद तावड़े बैठे हुए हैं, और जो मतदाता वोट देता है उसको आप पूछ भी नहीं रहे हैं, पानी भी नहीं पिला रहे हैं। तो जो यहाँ 2-2 रुपये के ट्रोल जो यहाँ ट्रोल करते रहते हैं वो कह रहे हैं हमारी औकात तो 2 रुपये की रह गई, और जो वोट नहीं देता है उसको आप जो 5 करोड़ रुपया बांट रहे हैं। तो बीजेपी के मतदाता में एक नाराजगी ये भी देखी जा रही है कि भाई अगर पैसा बांटना भी था तो जो आपका मतदाता है उसको भी आप पैसा बांटिए, पैसा आपके पास है, इसका मतलब 5 करोड़ रुपया अगर आरोप है कि विनोद तावड़े जो है लेकर बैठे हुए थे होटल में और पूरा होटल उन्होंने बुक किया हुआ था, तो 5 करोड़ रुपया तो जो जहाँ बैठे थे वहाँ पकड़ा गया, आम जनता ने पकड़ा, दूसरे कमरे रहे होंगे उनमें हो सकता है और भी पैसा हो जो कि खुले नहीं हो, तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी, पुलिस बचाती हुई दिख रही है विनोद तावड़े को साफ तौर पे, तो हो सकता है और भी पैसा हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अब र्यूमर्स जो हैं, ये अफवाहें जो है उस तरीके भी फैल रही हैं, तो ये बीजेपी को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। और एन चुनाव से पहले जो जैसा कि संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर विनोद तावड़े के साथ खेल कर दिया। अब वो विनोद तावड़े के साथ तो खेल कर ही दिया, लेकिन ये खेल बीजेपी के साथ भी हो गया, क्योंकि ये अब पूरा जो परसेप्शन है, परसेप्शन की लड़ाई जो है ये बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है समिता जी। बीजेपी ने षड्यंत्र का जो भी जाल बिछाया था वो खुद उसमें फंस गई है, और ऐसा कई बार होता है, हम लोग किस्से कहानियों में भी सुनते हैं कि जब वो जाल बनाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है और कई बार गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर जाता है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल हम इस चीज को सच होता हुआ देख रहे हैं। सुप्रिया सुले जो है उन्होंने बिल्कुल 1 मिनट गंवाए बिना उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि बीजेपी को अब ये खेल भी भारी पड़ने वाला है। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह से मोर्चा संभाल लिया उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी। अब ये बात और है कि 7 लोग तो जो सस्पेंड हुए हैं वो ठीक है, लेकिन उनके अलावा 700 है कि 70 है और कितने अधिकारी इस तरह से जुड़े हुए हैं चुनाव का खेल करने में, ये एक अलग पड़ताल का विषय है। और चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं इसलिए बहुत सपा कार्यकर्ताओं को मतलब आसान है उनके लिए सारी चीजों पर निगाह रखना, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव होंगे तब क्या बीजेपी का हाल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये 2 बड़े उसके आधार थे, जिसमें से महाराष्ट्र से उसके जो नींव है हिल चुकी है, उत्तर प्रदेश बचा है, वहां भी अखिलेश यादव उसको उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई दे रहे हैं। और उधर झारखंड में हमने देख लिया है कि किस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मिलकर पूरी तरह से बीजेपी को उसकी हर साजिश को नाकाम करते नजर आ रहे हैं। और जितने भी बाहर के भेजे हुए लोग थे, यानी हेमंता बिस्वा शर्मा या शिवराज सिंह चौहान या ऐसे बाकी तमाम नेता, उनको तुर्की व तुर्की जवाब हेमंत सोरेन ने दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। तो बीजेपी के सारे खेल झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी के सारे खेल बेकार होते हुए दिख रहे हैं। और आज जब वोटिंग हो रही है तो बीजेपी के होश पूरी तरह से उड़े हुए दिख रहे हैं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप भी देखते रहिए डीबी लाइव। और अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए कि आगे बीजेपी के साथ क्या क्या होता है। नमस्कार।